नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और चहल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम लोगों का फिर से एक दूसरे के साथ स्वागत है। और हम लोगों ने बिहार स्टेट स्पेसिफिक को लेकर अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करा था क्योंकि बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है। तो उसी को ध्यान रखते हुए हमने बिहार की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पहले लेक्चर में ली थी। आज उसी बेसिक पॉलिटिकल मैपिंग के साथ हम लोग अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हुए हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या है। तो अगर मैं ज्योग्राफी के पॉलिटिकल मैप की स्टडी करी थी बिहार के, तो हमको पता लग गया था कि टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर। और उसमें उत्तर प्रदेश के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। झारखंड के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट है। बिहार के पश्चिम बंगाल के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। और नेपाल के साथ जो बॉर्डर शेयर हो रहा है वो 7 डिस्ट्रिक्ट का हो रहा है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास शिवहर आ गया था, शिवहर आ गया था। हाईएस्ट लिटरेसी का रेट हमारे पास रोहतास आ गया था, जिसके पास हायर लिटरेसी है। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास कैमूर आ गया था। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास किशनगंज आ गया था। नदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास वेस्ट चंपारण आ गया था। और सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारे पास गया आ गया था। इसके साथ ही अर्बन पॉपुलेशन हमारे पास 3.5% थी, स्मॉलेस्ट थी समस्तीपुर में। और हमने यह भी डिस्कस कर लिया था कि समस्तीपुर जो है बिहार के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। बिहार के पास टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट थे जिनके साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। और बिहार एक मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है बिहार, सॉरी, पटना एक मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। लेकिन इसके अगेंस्ट समस्तीपुर जो पटना के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पे हमको फिर एक डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है कि वो लीस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, जबकि दोनों के बीच का डिस्टेंस वो 20 से 25 किलोमीटर का रह जाता है। मेन डिस्ट्रिक्ट से अगर हम बात करें, वैसे तो बॉर्डर शेयर कर रहा है, रहने को तो 100 मीटर का डिस्टेंस है केवल मात्र। लेकिन अगर फिर भी आप पटना के मेन क्लस्टर से और समस्तीपुर के मेन क्लस्टर के बीच का डिस्टेंस को देखें तो 30 से 40-50 किलोमीटर हार्डली। और यहीं पर हमारे पास एक डिस्क्रिपेंसी, रीजनल डिस्क्रिपेंसी, रीजनल डेवलपमेंट की डिस्क्रिपेंसी, विषमता हमको देखने को मिलती है, जहां पर एक हाईली अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट है और एक लीस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट, दोनों एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हुए आगे और बढ़ते हैं। तो ये विविधता है, ये विषमता है। अब इसका देखना क्या कहेगा, क्या समझा जाए इसको। तो लीस्ट लिटरेसी रेट हमको पूर्णिया में मिलता है, पप्पू यादव जी का क्षेत्र, हमने कल इसको लेकर बात करी थी। और हमारे पास हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो मिलता है वो हमारे पास रोहतास से मिलता है। रोहतास का किला अपने आप में फेमस है कि वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वहाँ पर होती हैं। इसको लेकर कई सारी स्टडीज भी स्टेब्लिश हो चुकी हैं। ऐसा कुछ निकला नहीं है, तो आप जाइए आराम से रोहतास के किले को देखिए, समझिए और घूमिए। इतिहास का एक पक्ष वो आपके सामने रखेगा और ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में वो आपको बहुत कुछ बताने वाला है। आगे की ओर बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे तो आज हम स्टडी करेंगे कि जियोलॉजी ऑफ बिहार में क्या है। और जियोलॉजी ऑफ बिहार को अगर हमको स्टडी करना होगा, तो जब भी आप जियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो आप स्टडी करते हैं एक्चुअली रॉक्स को। हम जब भी जियोलॉजी को स्टडी करेंगे तो एक्चुअली हम अर्थ की क्रस्ट को स्टडी कर रहे हैं, अर्थ की अर्थ को स्टडी कर रहे हैं, उसके इन डेप्थ स्टडी को कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी को जियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो एक्चुअली हम उसके रॉक को ही स्टडी करते हैं। तो पहले पता कर लेते हैं रॉक अपने आप में क्या होता है। तो अगर रॉक जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है उसको बुलाता है मिनरल। रॉक जिस कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, जिस घटक से बना है, जिस संगठक से बना है, उसको बोला जाता है मिनरल। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था फॉर द टाइम भी। ओके, ठीक। तो उसको बोला जाता है मिनरल, खनिज। अब खनिज क्या है, तो अगर किसी ने सोने की चैन पहन रखी है तो वो भी अपने आप में खनिज है या नहीं। और जो बाइक पे पेट्रोल डलवा रहा है वो भी अपने आप में खनिज है। पता करके बताइए कि दोनों अपने आप में खनिज है या नहीं, या सोना अपने आप में एक धातु तत्व है। इसकी स्टडी करके आप मेरे को बताइए। ये आपका पहला होमवर्क है आज के लेक्चर का। तो minerals are the naturally occurring substance with a certain physical property and the definite chemical position। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, प्रकृति ही हमको देती है, आर्टिफिशियल नहीं बनेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसका कलर होगा अपना पर्टिकुलर, उसका कलर होगा अपनी, उसकी अपनी एक स्मेल होगी अगर होती है उसके पास। तो उसके पास अपनी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगी जो उसकी डेंसिटी वगैरह को हमको डिफाइन करके बताएगी कि भाई इसकी डेंसिटी एक्चुअली कितनी चल रही है। डेंसिटी हाई है या लो है, तो उसमें सिलिका कंटेंट बताएगा कि डेंसिटी हाई है या लो है। इसके बेस पर हम उसकी डेंसिटी डिफाइन करते चलते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, उसके अपने पास कलर होगा, उसके अपने पास डेंसिटी होगी, और उसके बेस पर हमको पता लगेगा कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है मिनरल्स। मिनरल्स के पास अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी है और उसके पास अपनी केमिकल डेफिनेट कंपोजिशन है। और जब ये मिनरल क्लस्टर के रूप में गैदर्ड होते हैं कहां पर, तो उसको बोलता है रॉक। तो रॉक क्या है,
द रॉक इज एनी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल्स। अब ध्यान दीजिए, मास द्रव्यमान, यानी कि क्लस्टर है मिनरल्स का, खनिजों का क्लस्टर है कौन, रॉक। तो रॉक क्या है, एक एनी नेचुरल मास ऑफ द मिनरल्स है दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, और ये अर्थ की क्रस्ट को बनाते हैं। और हमने कहा अगर हमको मिनरल्स की स्टडी करना है तो हम एक्चुअली किसको स्टडी कर रहे हैं, तो हम अर्थ की क्रस्ट को ही स्टडी करेंगे। तो जियोलॉजी में जब भी आप स्टडी करेंगे तो आप एक्चुअली उस क्रस्ट को ही स्टडी करेंगे, और क्रस्ट को स्टडी करने का मतलब सीधा सा अर्थ है कि अगर आपको क्रस्ट को स्टडी करना है तो आपको रॉक को स्टडी करना होगा। रॉक क्या है, एक मास ऑफ मिनरल्स है, और मिनरल्स क्या है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिनकी अपनी डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल कंपोजिशन होता है। उस डेफिनेट और फिजिकल केमिकल कंपोजिशन वाली प्रॉपर्टीज का जब एक मास के रूप में गैदरिंग क्लस्टर बनता है तो उसी को रॉक बोला जाता है। अभी जो रॉक है अर्थ पर, ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। जो रॉक है हमारे पास अर्थ पर, वो हमारे पास 3 टाइप्स के रॉक होते हैं। तो पहला रॉक हमको मिलता है इग्नियस रॉक, दूसरा मिलता है हमको सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा मिलता है हमको मेटामॉर्फिक रॉक। चलो चेंज कर लेना जस्ट। पहला हमको क्या मिलता है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। अब इन एरोस को ध्यान से देखिए, अगर हम इन एरोस को ध्यान से देखें, इस वाले एरो को भी छोड़ दीजिए, तो एरोस को देखने पे हमको ध्यान पे पड़ता है कि इग्नियस रॉक से एक एरो निकलता है सेडिमेंट्री रॉक्स की ओर, यानी कि इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बनता है। एक एरो निकलता है इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स की ओर, इसको हिंदी में बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। सेडिमेंट्री रॉक्स को बोलेंगे हम अवसादी चट्टान। क्या बोलेंगे, अवसादी चट्टान। हाँ? अवसादी चट्टान, इनको परतदार चट्टान भी बोलते हैं, और सारे के सारे जीवाश्म हमको यहीं पर मिलते हैं। तो अवसादी चट्टान होंगी, परतदार चट्टान होंगी, और ये कैसे बनेंगी, ये भौतिक क्रिया के फलस्वरूप बनती है। सही है, तो यहाँ पे पहले विखंडन होगा, फिर उसका अपर्दन होगा, अपर्दन के बाद उसका निक्षेपण होगा यानी कि डिपोजिशन होगा। वो डिपोजिशन लेयर वाइज होगा, वो डिपोजिशन लेयर वाइज होगा, इसलिए इनको बोलेंगे लेयर्ड रॉक, एक के ऊपर एक करके बनती चली जाएंगी। तो इग्नियस रॉक से बनी हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक, और इग्नियस रॉक से ही बनी हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ध्यान दीजिए, मेटामॉर्फिक रॉक्स से भी हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। तो अवसादी चट्टानों से कायांतिक चट्टान, रूपांतरित चट्टान बन जाती है, और पुनः रूपांतरित चट्टान अपने आप में टूटेगी, उसका विखंडन होगा, वेदरिंग होगी, जिसको बोलते हैं अपक्षय, जिसको बोलते हैं जस्ट अ मिनट, अच्छा जिसको बोलते हैं, उसकी वेदरिंग होगी, और उसी वेदरिंग के बाद अपर्दन होगा, अपर्दन का निक्षेपण यानी कि डिपोजिशन होगा, और डिपोजिशन से हमको यहाँ पे अवसादी चट्टान मिल जाएगी। इसी अवसादी चट्टान में या तो वो इग्नियस रॉक हो या अपने पास सेडिमेंट्री रॉक्स हो। जब इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है, तो हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स को बनने के लिए आपको हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर की नीड साइमल्टेनियसली चाहिए होती है, यानी कि अधिक घनत्व और अधिक ताप के दबाव में यह मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो सेडिमेंट्री रॉक से और ना ही मेटामॉर्फिक रॉक से कोई भी एरो इग्नियस रॉक्स की तरफ जाता है, यानी कि इन दोनों रॉक्स से इग्नियस रॉक्स नहीं बनेगी, इग्नियस रॉक्स से ये दोनों रॉक्स बनेंगे, दोनों की दोनों चट्टानें बनेंगी। इसलिए इग्नियस रॉक्स को बोला जाता है प्राइमरी रॉक। ठीक है, और ये प्राइमरी रॉक का बेसिक रीजन कहां से निकल के आता है, प्राइमरी रॉक का बेसिक रीजन निकल के आता है। अब इस वाले एरो से, इसको ध्यान से देखिए, तो ये एरो कहां से निकल के आ रहा है, लावा। लावा कहां से निकलेगा, ज्वालामुखी से, और ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे एक मोल्टेन पेस्ट टाइप हाई डेंसिटी का और बहुत ही गर्म एक फ्लूइड मटेरियल, तरल पदार्थ निकलता है, जिसको मैग्मा बोला जाता है। तो इस मैग्मा का कंसोलिडेशन होता है अर्थ की क्रस्ट पे, गैसेस ऊपर की ओर रिलीज हो जाती हैं, तो वो सॉलिड प्रोपोर्शन जो कंसोलिडेशन के थ्रू बनता है, हम उसको लावा बोलते हैं। इस लावा से इन अग्निय चट्टानों का निर्माण होता है, और ये अग्निय चट्टान पृथ्वी की सतह के नीचे और पृथ्वी की सतह के ऊपर दोनों तरफ बनती है। जब ये पृथ्वी की सतह के नीचे बनती है तो उनको प्लूटोनिक रॉक्स बोला जाता है, अंतर्गर्भीय चट्टानें, और जब इनको पृथ्वी की सतह से ऊपर बनती है तो उनको एक्सटीरियर रॉक्स बोला जाता है। इनका 95% वेटेज आपको अर्थ के क्रस्ट के नीचे ही मिलेगा, यानी कि 95% वेटेज में या प्रोपोर्शनलिटी में अनुपातिक रूप से प्लूटोनिक रॉक्स के रूप में ही हमको मिलती हैं। इनका जब विखंडन होता है, अपक्षय होता है, तो उनके अपक्षय और निक्षेपण से फिर हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक, या उनके विखंडन से और हाई टेम्परेचर, हीट डेंसिटी, केमिकल कंपोजिशन के थ्रू चेंज होने से हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स में सीधे कन्वर्ट ना हो,
कन्वर्ट हो ही ना, और वो सीधे के सीधे रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस के थ्रू, वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू कहाँ पे चली जाए, सीधे एस्थेनोस्फीयर में चली जाए। अल्टीमेटली सेडिमेंट्री रॉक्स भी और मेटामॉर्फिक रॉक्स भी एस्थेनोस्फीयर की तरफ जाते हैं। एस्थेनोस्फीयर में आपको पता है ये हाई टेम्परेचर जोन है जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। इस टेम्परेचर पर रॉक को मेल्ट होने के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर या कंडीशन मिल जाती है, यानी कि किसी रॉक को आपको मेल्ट करना है तो आपको उसको मिनिमम 1300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको 1300 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मिल जाता है। कहाँ पर, एस्थेनोस्फीयर में। ये एस्थेनोस्फीयर हमको कहाँ मिलता है, तो हमारे पैरों से 100 किलोमीटर नीचे से। अब एस्थेनोस्फीयर इन जनरल मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इससे ऊपर वाले जोन को हम बोलते हैं लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर किसका कंपोजिशन है, तो लिथोस्फीयर में सबसे ऊपर है क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे आके जुड़ जाता है प्रवाह, मेंटल की अपर सॉलिड पोर्शन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर लैटिन का वर्ड है जिसका लिटरली मीनिंग होता है रॉक्स, यानी कि ये पत्थरों का मंडल है, साधारण भाषा में चट्टानों का मंडल है, तो उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नीचे हमको मिलता है एस्थेनोस्फीयर। ये अपने आप में फ्लूइड या लिक्विड पोजीशन में होता है, ये सेमी मोल्टेड पोजीशन में होता है, जिसके ऊपर ये सारे के सारे लिथोस्फीयर तैरते रहते हैं। तो जब ये एस्थेनोस्फीयर में जाएंगे तो टेम्परेचर हमको इतना मिल जाएगा, उस टेम्परेचर में रॉक से जाके फिर से मेल्ट होंगे। जब ये रॉक से जाके मेल्ट होंगे तो मैग्मा का फॉर्मेशन होगा। ये मैग्मा वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू ऊपर की ओर आएगा और यहीं से लावा निकलेगा और फिर से इग्नियस रॉक्स बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये रॉक साइकिल अर्थ पर काम कर रही थी, काम कर रही है और काम करती रहेगी। इन तीनों रॉक साइकिल के कॉम्बिनेशन से हमको अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स मिलते हैं। इन रॉक्स की 3 कैटेगरीज हैं, इग्नियस रॉक यानी कि अग्निय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान, और मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। हम इसको क्यों स्टडी कर रहे हैं, तो हमको जियोलॉजी ऑफ बिहार स्टडी करनी है। तो जोहार अब हम बिहार में देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी रॉक्स और कौन कौन सी एज की मिलती हैं। देखिए, तो अगर हम जियोलॉजी ऑफ बिहार को देखेंगे तो हमारे पास चार टाइप्स के रॉक सिस्टम मिलेंगे। रॉक सिस्टम है, ध्यान दीजिए, प्रक्रम है। पहला है धारवाड़ का है, विंध्या का है, टर्शियरी तृतीयक है और क्वार्टररी चतुर्थक है। यानी कि हमारे पास ये 4 प्रकार के रॉक सिस्टम बिहार की जियोलॉजी में हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम धारवाड़ रॉक्स को देखेंगे तो धारवाड़ रॉक्स हमको कहाँ मिली, तो देखिए ये है कलर धारवाड़ का। इस मैप के थ्रू इसको स्टडी करते हैं तो ये कलर है, और ये कलर हमको कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, तो ये कलर हमको यहाँ यहाँ मैच कर रहा है। क्या कहता है, डेवलप्ड इन द प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन जैसे पूर्व की बनी थी। इनकी एज कितनी निकल के आती है, 4.6 बिलियन ईयर्स, और 1 बिलियन में होता है 100 करोड़। तो इस प्रकार से इनकी एज निकल के आ जाती है कितना, 460 करोड़ वर्ष पूर्व बनी थी। कंसिस्ट ऑफ द नीज, क्वार्टाइल्स, पाइलाइट्स, सिस्ट एंड द स्लेट्स। साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बिहार इन द रीजन ऑफ द मुंगेर, जमुई, नवादा एंड खड़गपुर हिल्स। यहाँ पर हमको धारवाड़ रॉक्स मिलती हैं। तो बेसिकली आपको धारवाड़ रॉक्स कहाँ मिल रही है, तो आपको सदर्न रीजन पे मिल रही है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम बिहार की जियोलॉजी को स्टडी करते हैं और इसकी लोकेशनल पोजीशन को भी हम स्टडी करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ इसको मीजर करके चलते हैं, तो हमको पता चलेगा जो सदर्न बिहार है वो पेनिनसुलर प्लेट्स के बाउंड्री मार्जिन पर सिचुएटेड है। और अगर बाउंड्री मार्जिन पर सिचुएटेड है तो आपको ये पता होगा जो पेनिनसुलर ब्लॉक है इंडिया का, ये वर्ल्ड का, ये अर्थ का पहला लैंड मास है, यानी कि सबसे पहले अस्तित्व में आता है। इसके बाद आता है हमारे पास लॉरेंशिया वाला, नॉर्थ अमेरिका वाला, वो लॉरेंशिया भूमिखंड से बना हुआ था, ये गोंडवाना से बना हुआ है। तो जो पहले सॉलिडिफाइड होके अपने लैंड के फॉर्म से आता है वो हमारे पास इंडियन पेनिनसुलर प्लेट थी। इसी इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्स के नॉर्थ मार्जिन पर और बिहार के सदर्न मार्जिन पर हमको मिलते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम। आप देख लीजिए, इसमें से कोई भी आपको सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम या सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं मिलेंगे, यानी कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का ही पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन चलता है। आगे की ओर देखते हैं, दूसरा कौन सा है हमारे पास, तो दूसरा है हमारे पास विंध्या रॉक सिस्टम। अगर हम विंध्या को मैच करेंगे तो विंध्या का जो कलर है वो मैच हो रहा है ये वाला, विंध्या का जो कलर है वो मैच हो रहा है ये वाला, और ये वाला कलर यहाँ से मैच होता है। अगर आप इंडिया की ज्योग्राफिकल मैप को देखेंगे, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को ही रेकमेंड करता हूं मैं, आप उसको स्टडी करिएगा। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस, नॉट द स्कूल एटलस, केवल ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस को स्टडी करिएगा, दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर द ज्योग्राफी स्टडी। उसको अगर स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि विंध्या बिहार के साउथ पर है और ये उसका ईस्टर्न मार्जिन है जो बिहार से आके टच कर जाता है, और यहीं पर हमको विंध्या रॉक सिस्टम मिलेगा। स्प्रेड ओवर द साउथ वेस्ट बिहार, साउथ वेस्ट
बिहार, नॉर्थ ऑफ द सोन रिवर। सोन रिवर कहाँ से निकल के आ रही है? मैकाल रेंज से निकलती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी बनती है और नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती है। तो यानी कि नॉर्थ ऑफ द सोन रिवर, रोहतास, कैमूर। रीजन इज फेमस फॉर द बिल्डिंग फ्रॉम द विंध्या रॉक सिस्टम। द सिस्टम कंटेन द सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट्स, डोलोमाइट एंड द शेल्स। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स का दे रहा है। यानी कि ये जो रीजन है ये सेडिमेंट्री रॉक्स डोमिनेटेड है, ये वाला जो रीजन है ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स डोमिनेटेड है। और इस प्रकार से बिहार की जियोलॉजी में हमको पता लग गया कि जो इसके सदर्न पोर्शन पर जो हमारे पास रॉक्स फीचर्स मिल रहे हैं वो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स के कॉम्बिनेशन और इग्नियस रॉक्स के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, जिसमें जो विंध्या सिस्टम है वो सेडिमेंट्री डोमिनेटेड है और जो धारवाड़ सिस्टम है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक डोमिनेटेड हो जाता है। आगे देखिए तीसरा सिस्टम हमारे पास कौन सा है? तो तीसरा सिस्टम हमको मिलता है टर्शियरी रॉक सिस्टम। क्या है? दिस पीरियड इज द मियोसीन टू द क्वार्टरनरी पीरियड। कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और फिर से वही सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल निकल के हमारे पास आ रहे हैं। कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन और द लाइमस्टोन। सेडिमेंट्री रॉक्स का पूरा प्रोफाइल क्या है, कौन कौन सी लेयर्स में हमको सेडिमेंट्री रॉक्स का कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है, ये मैं सेडिमेंट्री रॉक्स और जियोलॉजी में आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीटली डिफाइन करूंगा। और यहाँ पे पूरा का पूरा चार्ट आपको बनाकर बाई हैंड ही समझाऊंगा, कोई रिटन चार्ट लेके नहीं आऊंगा ताकि दिक्कत ना हो। तो एक एक लेयर बनाएंगे उसको। अभी हम केवल ब्रीफ स्टडी रॉक्स की अवेलेबिलिटी की इन रिस्पेक्ट ऑफ द बिहार जियोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द बिहार है, नॉर्थ है और वेस्ट रीजन ऑफ द बिहार है, यानी कि ये वाला पोर्शन आ जाएगा। इट इज स्प्रेड फ्रॉम द सोमेश्वर हिल टू द दून वैली। और जो सोमेश्वर हिल चल रहे हैं और जो दून वैली चल रही है वहां पर इसका हमको ज्यादा एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलता है, इसका टर्शियरी का। अब क्वार्टरनरी देख लेते हैं। अगर क्वार्टरनरी पीरियड की हम बात करेंगे तो हमको क्वार्टरनरी में हमको स्टडी करेंगे मोस्ट ऑफ द रॉक्स ऑफ द बिहार। देखो मोस्ट ऑफ द रॉक्स ऑफ द बिहार, अब इस मोस्ट पे ध्यान दीजिए। मोस्ट ऑफ द रॉक्स ऑफ द बिहार इज ऑफ द क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम मेड अप ऑफ द, फिर से अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सैंडस्टोन है, एलुवियम है, कॉन्ग्लोमरेट्स है और कोर्स ग्रेवल है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, एलुवियम, जलोढ़ निर्मित एलुवियम, जलोढ़ी अवसाद आपको मिलेंगे। और क्वार्टरनरी का जो कलर है वो लाइट येलो है और ये पूरा का पूरा क्वार्टरनरी सिस्टम है। और देखिए इसका क्या है, मैक्सिमम एक्सटेंशन है। तो अगर पूछेगा किसी का मैक्सिमम एक्सटेंशन है तो हमारे पास क्वार्टरनरी रॉक सिस्टम का मैक्सिमम एक्सटेंशन बिहार में देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास सेडिमेंट्री का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे हमारे पास सेडिमेंट्री डिपॉजिट मिल रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास सेडिमेंट्री डिपॉजिट मिल रहे हैं और ये है हमारे पास इग्नियस और मेटामॉर्फिक डिपॉजिट। यानी कि यहाँ पर आपको फॉसिल्स कंटेंट मिल जाएंगे लेकिन यहाँ पर आपको फॉसिल्स कंटेंट नहीं मिलेंगे। मोस्ट ऑफ दीज आर द प्लेन्स ऑफ द बिहार। अब क्या है ये प्लेन्स ऑफ द बिहार, और जब प्लेन्स ऑफ द बिहार बनेंगे तो ऑब्वियसली जो हम रिवर सिस्टम को स्टडी कर चुके हैं, जो उसका जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है, या हम उसको इन डेप्थ स्टडी आने वाले टाइम में भी कुछ लेक्चर्स की बात करेंगे तो उसमें हमको पता लगेगा जो प्लेन्स बन रहे हैं ये गंगा कैचमेंट एरिया के ही सारे के सारे प्लेन्स बन रहे हैं। उसमें भी नेपाल की तरफ से जो रिवर आ रही है वो गंगा, वो बिहार में एक वास्ट प्लेन को सपोर्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है और सारी की सारी रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी ही है। तो आपको बताना है कि इस रिवर सिस्टम को गंगा रिवर सिस्टम ही क्यों बोला गया, क्यों इसको कोसी रिवर सिस्टम नहीं बोला गया, क्यों इसको सोन रिवर सिस्टम नहीं बोला गया। तो ये आपका एक होमवर्क है कि किसी रिवर सिस्टम को एक पर्टिकुलर रिवर के नाम से ही क्यों जाना जाता है, क्या उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल फैक्ट है। तो मोस्ट ऑफ द प्लेन्स ऑफ द बिहार कंटेन द भांगर एंड द खादर रीजन, भांगर और द खादर रीजन। अब जब प्लेन्स की स्टडी करेंगे और हमने नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स को देखा होगा तो हमको पता लगता है वो 4 डिवीजन में डिवाइडेड है, भांगर, तराई, भाबर, तराई, भांगर और खादर रीजन। और बिहार की जो सॉइल है ये आपको मोस्ट फर्टाइल सॉइल में मिलेगी, यानी कि आपके पास यहाँ पे ओल्ड एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन नहीं है। तो भांगर और खादर ये फर्टाइल सॉइल में भी, एलुवियल सॉइल भी मोस्ट फर्टाइल सॉइल रीजन अपने आप में सामने निकल कर आते हैं। और इस प्रकार से जो क्वार्टरनरी सिस्टम है मैक्सिमम एरिया में एक्सटेंड होकर बिहार को एक फर्टाइल प्लेन देता है। इसलिए भूमि जो है बिहार की वो हाईली फर्टाइल, बहुत उपजाऊ भूमि अपने आप में बनती है। इस समय बिहार में बाढ़ आई हुई है तो बाढ़ का ये डिसएडवांटेज है, प्राइमरी डिसएडवांटेज ये है कि जो ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं उनको डिस्टर्ब करती है। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट शायद ये है, जो उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, ये बहुत फर्टाइल फ्लूवियल फ्लड प्लेन्स का निर्माण करती है और यहीं से भारत का पूरा पेट भरता है। तो चाहे बिहार हो, आपका पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो, या यूपी का क्षेत्र हो, पंजाब का क्षेत्र हो, ये सारे के सारे रिवर ड्रेनेज के प्लेन सिस्टम पर बने हुए हैं
और यहीं से भारत का मेजॉरिटी ऑफ फूड ग्रेन्स निकल कर आते हैं। तो भारत का पेट अगर उसकी सुरक्षा कहीं मिलती है फूड ग्रेन के पर्सपेक्टिव में, तो इसी लैंड से वो हमको मिलती है। आगे क्या है? आगे कुछ नहीं, वैसे तो क्लोजअप हो रहा है ये। तो ये हमने उसका पूरा रॉक सिस्टम देखा, तो हमको पता लग गया कि हमारे पास 4 टाइप के रॉक सिस्टम है। धारवाड़ है, धारवाड़ है, जस्ट धारवाड़ है, मेटामॉर्फिक इंग्लिश रॉक का एग्जाम्पल है, और ये बाकी तीनों के तीनों मेजॉरिटी में सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है, और इसकी मेजॉरिटी प्रोपोर्शनैलिटी बिहार को लेकर लार्जेस्ट है। तो ये 4 प्रकार के रॉक्स हमने स्टडी करे थे। और रॉक्स हमने स्टडी क्यों करे थे? क्योंकि हमने जियोलॉजी ऑफ बिहार को स्टडी करा था। तो रॉक्स क्या है? एक क्लस्टर है मिनरल्स का, जिसकी अपनी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होंगी। कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी? केमिकल कंपोजिशन उसकी डेफिनेट होगी। अब मिनरल्स क्या होते हैं? तो मिनरल्स अपने आप में नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल कंपोजिशन पे हमको देखने को मिलती है। तो मिनरल्स के क्लस्टर से बनता है रॉक, और रॉक की स्टडी आप करते हैं तो आप पढ़ते हैं जियोलॉजी को। और ये थी बिहार की जियोलॉजी। अगले लेक्चर में मिलता हूँ आपको दूसरे सब्जेक्ट के दूसरे और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।